गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लॉ का सेशन चल रहा है जो सीरीज़, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। हमारे डिपार्टमेंट ने एक सीरीज़ एयर पोल्यूशन की शुरू की है। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का जो हम लोग पोर्शन है उसको कवर कर रहे हैं, वो अंकुर सर पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप लोग देखते रहिएगा। वो भी वीडियो साइमल्टेनियसली प्रतिदिन जो है अपडेटेड होकर पढ़ता चला जाएगा। तो लॉ के जो सेशन है उसमें यूजीसी में अक्सर एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, और एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस में नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग इन्वायरमेंट एक पोर्शन है, इसको आज हम लोग कवर करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें आप समझ लीजिए कि ये शुरुआत जो हो रही थी लॉ की, वहाँ से ये स्टार्ट होता है। सारे फॉरेस्ट पॉलिसीज़ को आपने लिख ही लिया होगा, जो पीछे मैंने कल एक्ट में आपको बताया है और प्रीवियस रूल्स में भी जो बताया है, तो उसी का है। हम लोग आगे चलते हैं। और माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर कोऑर्डिनेटर IRS इसरो आउटरीच। तो अब ये पहले तो दिमाग में आता है कि ये है क्या, व्हाट इज़ दिस नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी इन इंडिया। तो ये वो पैदान है जहाँ से भारत की कई डेवलप्ड पॉलिसीज़ इन्वायरमेंट की निकलती हैं। इसको दो इसका मेजर पार्ट है। पहला है PSAP 1992 और दूसरा है NCPSED 1992। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट है कि प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट आपके संविधान में कहाँ पर है? अगर आपसे पूछा जाए कि आप इन्वायरमेंट NGT और ये सारा चीज़ जान रहे हैं, पर इन्वायरमेंट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से इनपुट हुआ, कहाँ से आया, तो उसके लिए 3 मेजर आर्टिकल हैं। आर्टिकल 48A, आर्टिकल जो 48 है, देखिए कैसे लिखा हुआ है। आर्टिकल 48, आर्टिकल अगर आप लिख रहे हैं तो उसके आगे आर्टिकल आपको मेंशन करना पड़ेगा। आर्टिकल 48, आर्टिकल 51A सब क्लॉज है A, 51 के बाद सब क्लॉज लगा है वो A, सबऑर्डिनेट क्लास G, आर्टिकल 253। तो ये 3 मुख्य ऐसे स्टेप थे जिसने कि पर्यावरण को लेकर भारत के संविधान के दृष्टिकोण को बदला। और हम शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट ऑफ एनवायरनमेंट से। ये कहानी स्टार्ट होती है। फंडामेंटल राइट क्या होता है? हम लोग क्लास 9th में एक किताब चलती है सिविक्स नाम से, उसमें पढ़ते हैं फंडामेंटल राइट वो मौलिक अधिकार है आपके, जो कोई भी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड, हर कंट्री का अपना फंडामेंटल राइट होता है, तो आपको देती है। भारत में फंडामेंटल राइट के लिए आर्टिकल 14, 19 और 21 हमको ये राइट्स प्रदान करते हैं। परंतु ये राइट्स जो हैं, ये इसका मतलब हम गलत निकालते हैं। हमको पहले अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरी करनी होंगी। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनी पूरी कर रहे हैं, तभी ये फंडामेंटल राइट्स आपके लिए डिज़ाइंड है। फंडामेंटल राइट आपको ये आज़ादी देता है कि आप सड़क पर खुलेआम आराम से राइट साइड या लेफ्ट साइड में आएँ और जाएं, पर फंडामेंटल राइट आपको ये अधिकार नहीं देता कि आप बीच सड़क पर थूकिए। फंडामेंटल राइट आपको पेड़ लगाने की स्वतंत्रता देता है, जीवन यापन की स्वतंत्रता देता है, परंतु फंडामेंटल राइट आपको ये स्वतंत्रता नहीं देता कि आप सड़क पर चल रहे हैं, किनारे पेड़ के पत्ती मिल गई, खींच दिए, तोड़ दिए, टहनी तोड़ दिए। फंडामेंटल राइट इसकी आपको नहीं छूट दे रहा है। आप राइट टू लिव कर रहे हैं जैसा आप चाहें, परंतु उसके भी एक दायरे हैं, और दायरा है आपके लिए कब? जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को निर्वाह करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का निर्वहन
हर देश के नागरिक, दुनिया का कोई भी देश होगा, उसका नागरिक अपना फंडामेंटल ड्यूटी हमेशा निभाता है। जापान से लेकर अमेरिका तक सभी निभाते हैं। अपने आय का विवरण देते हैं, टैक्स का डिटेल देते हैं, तो गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करती है। आप चाहते हैं कि आपका देश अमेरिका जैसा हो जाए, आपका देश जापान जैसा हो जाए, तो पहले आपको अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पूरा करना होगा। ऑफिस जाते हैं एक फ़ाइल के लिए, क्लर्क कहता है कि ये फ़ाइल आपकी है, इस पर सिग्नेचर खाली होना है, कल आइएगा। वाई नॉट आज और वाई नॉट अभी? क्यों नहीं, राइट नाउ क्यों नहीं? वो फंडामेंटल अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है। उसका कर्तव्य है कि जिस पोस्ट पर है वो उस पोस्ट पर सच्ची ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ वो कार्य करे और देश के लिए कार्य करे। अब वही फाइल वो कल चेक करेंगे। वो व्यक्ति अपना छुट्टी छपाटी लेकर कल पहुंचता है, एक सिग्नेचर करना है, अब वो 24 घंटे बाद होगा। यही सब प्राइवेटाइजेशन में नहीं होता है, ये सब प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है। आपकी फाइल आज नहीं, प्राइवेटाइजेशन में तो ये है कि अगर आपने एक मेल कर दिया, खाली घर से बैठे मोबाइल से ईमेल कर दिया, तो अगले बंदे ने अगर आपका काम नहीं किया, उसकी नौकरी गई, उसी दिन वो टाटा बाय बाय। फंडामेंटल राइट्स का निर्वाह करने के लिए आपको पहले तो खुद को डिसिप्लिन होना होगा, फिर उसके बाद से आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात रखना होगा आपको कहीं जहां आप चाहते हैं। फंडामेंटल राइट्स जो है वो तभी लग रहा है जब आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का निर्वहन करें। अब सरकार का आदेश है कि आप मास्क लगा के चलिए। आपकी सुरक्षा, आपका जीवन की सुरक्षा फंडामेंटल राइट्स में सरकार आपको सुविधा प्रदान कर रही है कि आप जीवित रहें, आप सुरक्षित रहें, आप दुर्घटना में ना हो, कोरोना में ना फंसें, हैं। पर क्या आप फंडामेंटल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं? सरकार का आदेश को पालन कर रहे हैं? सरकार ने क्या कहा, मास्क लगाइए, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं? आप नहीं कर रहे हैं। तो जब नहीं करेंगे, जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ का निर्वहन नहीं करेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपको उपलब्ध नहीं होंगे आसानी से। और जब आपको फंडामेंटल राइट्स उपलब्ध नहीं होंगे तो फिर क्या है? फिर आपका इस देश में क्या काम? आपका आने वाला पीढ़ी आपको कोसेगा कि आपको अथॉरिटी थी, आप ये कर सकते थे, आप इससे और अच्छा कर सकते थे, आप नहीं किए। ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होगा। और अगर हम अपने ड्यूटीज़ का नहीं निर्वहन करेंगे तो सरकार उसको डंडे के दम पे कराएगी। देखा आपने कोरोना काल में बहुत पुलिस वालों ने लाठियाँ चटकाई, वो अपने डंडे के दम पे कराएगी। फिर उसके पास तो अथॉरिटी है कि तुम अगर सुधरो, नहीं तो हम तुमको सुधारेंगे। जब आप जान रहे हैं कि किसी भी पेंडेमिक काल में, किसी भी पेंडेमिक सिचुएशन में, आपको एक बहुत मज़ेदार चीज़ यहाँ बताता हूँ, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट और ये सब डिस्कस का मैटर है। नोट्स इसमें अवेलेबल है, आप इसका स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना सकते हैं। लॉ में इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी कंट्री में कोई भी पेंडेमिक स्प्रेड होता है, जैसे कोरोना का एग्जांपल ले लीजिए, लाइव है, ठीक है, तो भारत के जो नागरिक हैं, वो चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे जापान में हो, चाहे जर्मनी में हो, चाहे फ्रांस में हो, कहीं भी हो, भारत का इंटरनेशनली पहला ये बनता है ड्यूटी कि वो अपने नागरिकों को वापस अपनी कंट्री लाए। ये जान लीजिएगा, सरकार ने जितने भी नागरिकों को विदेश से मंगाया है, वापस बुलाया है, ये उसने अपनी ड्यूटी निभाई है संविधान के अंतर्गत। क्योंकि विदेश में रह रहे नागरिक भारत सरकार का एसेट में आते हैं, जो फाइनेंशियल एक्सचेंज होता है फॉरेन का, उसके लिए, तो उनकी प्रायोरिटी पहले है। बहुत सारे लोग इसका कहे कि
सरकार ने अपना फंडामेंटल कर्तव्य नहीं निभाया है, बहुत सारे लोग पैदल आ रहे हैं और कुछ लोगों को प्लेन से मंगाया। तो भाई अमेरिका से इंडिया पैदल नहीं आ सकता है। और उस समय जो नियम आपकी सुरक्षा के लिए लग रहा है वही नियम तो एक बस ड्राइवर के ऊपर भी लग रहा है, वही नियम एक ट्रेन के ड्राइवर के ऊपर लग रहा है, वही नियम एक गार्ड के ऊपर लग रहा है, वही नियम टीटी के ऊपर लग रहा है, वही नियम पुलिस के ऊपर लग रहा है, वही नियम मेडिकल के ऊपर लग रहा है जो डॉक्टर्स हैं। क्यों? उनकी फंडामेंटल राइट्स नहीं, उनकी ड्यूटीज नहीं है। ये हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बिना ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े, बिना ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट को जाने अगर हम कहीं बोल रहे हैं, किसी से अपनी बात कह रहे हैं, तो ब्लो इन विंड हवा में उड़ जाएगी। पहले तो हमको स्ट्रक्चर को समझना होगा। हर सरकार का काम करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का तरीका होता है। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, सबका अपना अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। मुझे तो लग रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, एज सच क्लासरूम रन कर रही है यहाँ पे मेरे लिए। तो हमको अपने ड्यूटीज़ का निर्वहन पहले ध्यान देना होगा। हमको ड्यूटीज़ अपने कर्तव्य के प्रति डिटरमिन्ड होना होगा। एक टीचर का काम है कि वो अपना 100% अपने क्लास में दे। अगर वो नहीं देगा और उसी तरह सारे टीचर करेंगे तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट ये होगा कि आपका एजुकेशन सिस्टम गड़बड़ाने लगेगा, क्योंकि शिक्षक नींव को रखता है, बेस को रखता है। और अगर वो बेस रखने वाला टीचर गलत करेगा तो पूरा तो इमारत ही ढहनी है, पूरा इमारत ढहनी है। इसीलिए जो अब नैक का क्राइटेरिया आ रहा है उसमें इसको लेकर बहुत फोकस्ड है, एम्फेसाइज है कि हम अपने ड्यूटीज़ का निर्वहन करें। हर आदमी को अपनी ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए, ये सोच के कि वो एक सैनिक है और अपने देश के लिए वो कुछ कर रहा है। ये सोच के नहीं करना चाहिए कि उसको वो बदी बधाई 1,50,000 60,000 जो तनख्वाह है उसके लिए वो कर रहा है। नहीं, वो ये सोचे कि वो उसका किया गया आज का एक काम उसने अपने देश के लिए किया। उसके संविधान ने उसको बहुत सारी फैसिलिटी दी है, बहुत सारी फैसिलिटी दी है, आपको यकीन नहीं होगा, आपको बहुत सारी फैसिलिटी है। टैक्स न पेड करने के बाद भी आप किसी कंट्री में एग्जिस्ट कर रहे हो, वो बहुत बड़ी बात होती है। कभी किसी इकोनॉमिक्स से मिलना तो उससे पूछना। बिना टैक्स पे करके आप किसी कंट्री में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में जो भी इंडियंस रहते हैं वो टैक्स पेयर है। मोची से लेकर और महल तक में रहने वाला व्यक्ति अमेरिका में टैक्स पेयर है। कुछ नहीं करता, वो इनकम टैक्स फाइल करता है अपनी, उसका पूरा इनकम है। अगर ज़्यादा कट गया सरकार उसको वापस कर देती है। यही चीज़ इंडिया में भी है, टैक्स फाइल करिए, कट गया ज़्यादा सरकार आपको डिवाइड सर्किल से वापस कर देगी। डिवाइड सर्किल हर इनकम टैक्स विभाग में होता है, पर हम इसको जान ही नहीं रहे। हमको चोरी की आदत पड़ गई। हाँ, हम चाहते हैं जापान बन जाए, हम चाहते हैं कि अमेरिका और फ्रांस बन जाए, जर्मनी बन जाए। तो देश की भावना जब आप में आएगी तब ये फंडामेंटल आपके ऊपर लगेंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं मिला भी हूँ, मैं जानता भी हूँ। इस कोरोना काल में भी वो अपना काम कर रहे हैं डट के, ईमानदारी के साथ। वो भविष्य देखते हैं, वो आज की बात नहीं करते। तो ये चीज़ें हमको करनी होंगी, हमको अपने जीवन में इसको उतारना होगा। और अगर एक शिक्षक होकर मैं इस तरह का नहीं स्टेटमेंट आप लोगों तक पहुंचा पाया तो मेरे शिक्षक होने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हम लोग को फंडामेंटल हमारा ड्यूटी ही है कि वी शुड हैव टू अवेयर द स्टूडेंट्स ऑफ एवरी क्लास और ईच क्लास और ईच कास्ट और ईच कैटेगरी। वी हैव टू ट्रीट ईच स्टूडेंट इक्वली। बच्चों में भेदभाव नहीं होता है। पर्यावरण के लिए जो सरकार के कानून बने हैं उसमें मरौवत नाम की कोई चीज़ नहीं है, पर हाँ अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसमें पुरस्कार भी है, उसमें पुरस्कार भी है।
उसमें आपके लायबिलिटीज़ को लेकर प्रमोट करने तक का है। तो यही सारी चीज़ों को देखकर सरकार आपको खुली हवा में सांस लेने का छूट है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी गाड़ी को ट्यून न कराएं और आपका धुआं पूरे शहर को बर्बाद करें। अरे ऐसी गाड़ी को नगर महापालिका को आप बेच दो, उसमें वो मच्छर मारने वाली दवा भर के चलाएगी, उससे मच्छर भागेंगे। आप सांस लीजिए स्वतंत्रता से। पोल्यूशन हो रहा है तो आप चिल्ला रहे हैं पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है। आपकी गाड़ी से पोल्यूशन हो रहा है तो कौन अगला चिल्लाए, कहाँ जाए? फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉलो करने पे ही फंडामेंटल राइट्स का मज़ा है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल राइट का मज़ा नहीं ले सकते, क्योंकि वो आपको बेईमानी लगेगी। अंतरात्मा तो आपकी पता नहीं गवाही देगी नहीं देगी, उसके बाद दूसरा चीज़ है, वो सब धार्मिक पहलू है। पर इस जो आपका साइकोलॉजी कहता है कि आपका इनर कॉन्साइन अलाउ नहीं करेगा। गाड़ी से जा रहे हैं, बाइक से कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आपका फंडामेंटल राइट है, आपको बाइक चलाओ, फ्रीडम है, बाइक चलाओ। पर आप मुंह में गुटखा भर के थूके और सारे स्कूल के बच्चे जो छोटे छोटे थे उनके ऊपर पड़ा, वो क्या ये फंडामेंटल राइट्स आप पे लगेगा? क्या आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ अपनी पूरी की? नहीं की, नहीं की। और अभी भी हम लोग जो है बहुत कम अवेयर हैं, बहुत कम। बस होता नहीं कि बस ग्रेड्स आ जाएं। अरे रन बिहाइंड एक्सीलेंस, रन बिहाइंड एक्सीलेंस, गिव योर बेस्ट, यू अचीव एनीथिंग यू वांट इन योर लाइफ। और ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आप अपने फंडामेंटल राइट्स को निभाएंगे। हमारे अंदर मिसकंसेप्शन है ना कि स्वतंत्रता हो जाती है। नहीं नहीं, स्वतंत्रता ऐसे नहीं होती है। आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पर आपको अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के बाद मिलेंगी। आर्टिकल 32 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में गवर्नमेंट को इकोलॉजिकल बैरियर्स के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एनवायरनमेंट के कुछ सजेशंस दिए गए, जो कि गवर्नमेंट ने रिगार्डिंग पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया। इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? भारत के संविधान में आर्टिकल 47 को रेफरेंस रख के पब्लिक हेल्थ को प्राइमरी ड्यूटी माना गया है। अब सरकार जो भी कदम उठा रही है पब्लिक हेल्थ को लेकर, जो भी उसने स्टेप लिया, वो इस संविधान के इस आर्टिकल के अंतर्गत आता है और उसको ये हक है, वो ले सकती है। सरकार का कोई कर्मचारी इस तरह के स्टेप लेने के लिए स्वतंत्र है, उसके पास ये अधिकार है। आर्टिकल 47 आपके हेल्थ के लिए अगर 1000 रुपये बिना मास्क के ट्रैवल कर रहे हैं और 1000 रुपये जुर्माना लगाना पड़ जाए, सरकार को लगा देगी और आपको देना पड़ेगा रोते गाते। 20 रुपये का, फिर सोचेंगे कि 20 रुपये का मास्क मैं ले सकता था, अपनी जान में बचा सकता था। कोरोना पे मैंने इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाले हैं, आप देखिएगा उस पर। यह वायरस 1-2 दिन का खेल नहीं है, ये और अभी स्प्रेड होगा। तो सरकार आपकी हेल्थ के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कुछ कर रही है। बहुत बड़ा स्टेप उठा रहा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई भाई। प्रोडक्शन होगा नहीं, पेड़ लगाने से जीडीपी नहीं बढ़ती है, पेड़ काटने से जीडीपी बढ़ती है, पैसा के मूवमेंट से जीडीपी बढ़ती है। तो आपको रोकने के लिए सरकार, आपको लगेगा कि आप वहाँ जाएंगे तो आपका हेल्थ बिगड़ जाएगा, तो अगर उसको पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ेगा ना, तो सरकार करेगी। वो उसको स्वतंत्रता यहाँ पे मिली हुई है। संविधान खुद कहता है कि जनता की सुरक्षा पहले, जनता की सुरक्षा पहले। और ये बहुत बड़ी चीज़ आपके संविधान में अंबेडकर जी ने लिखी है, बहुत बड़ी चीज़। अब इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को 2 तरीके से देखा जाता है। पहला है डिवीज़न ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd अमेंडमेंट। तो हम चलते हैं पहले डिवीज़न ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी पे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 246
जो है वो 3 तरह के लिस्टों में मेजरली डिवाइडेड होता है। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। जितने बच्चे भी इन्वायरमेंट साइंस के हैं, जो भी इन्वायरमेंट को लेके जागरूक हैं, आपको बता दूं, इन्वायरमेंटल साइंस इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तीनों में है। तीनों में आता है। कैसे? तो देखिए, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स हैं। एटॉमिक एनर्जी से लेकर शिपिंग, एयरपोर्ट, माइनिंग, ऑयल, इंटर स्टेट रिवर। देखिए, इंटर स्टेट रिवर्स के बारे में जिक्र है, जो भारत में अंतर्राज्यीय स्तर पर नदियों को जोड़कर उसमें नाव चलाने की बात की गई है। ये आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। संविधान के निर्माताओं ने इसको लिखा। कितना दूरदर्शी थे। आज क्या 2020 चल रहा है और संविधान आपका कब लिखा गया था? गूगल करना है। आपका संविधान जब लिखा गया, पब्लिश्ड हुआ, लागू हो गया, और आज 2020, अब सोचिए कितने दूरदर्शिता, कितना दूरदर्शिता उस समय की सरकार में थी। इंटर स्टेट रिवर को, चैनल को प्रमोट करना। इसके बाद से स्टेट लिस्ट में आइए, 66 सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के, और ये 66 सब्जेक्ट में भी आपका इन्वायरमेंट, सैनिटाइजेशन, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, इरिगेशन, ड्रेनेज, फिशरी, ये सब इन्वायरमेंट का टॉपिक है। सारा का सारा है इसमें। पब्लिक हेल्थ, बीएससी 3rd ईयर, पेपर 1 पूरा का पूरा पब्लिक हेल्थ है इन्वायरमेंट साइंस का। पूरा है, सारा का सारा है, कोई मटेरियल छूट ही नहीं रहा है। 66 में तो लिखता तो पूरा भर जाता है ये, और ये वीडियो चलेगा कई घंटा चल जाता है, पर चूंकि अपलोडिंग में दिक्कत होने लगती है, नेटवर्क का थोड़ा सा होता है कि स्लो हो जाता है, कुछ डेटा वेटा भी सब कंपनियों का लोचा है, वो हमको उतना मालूम नहीं है। हमको इन्वायरमेंट के बारे में सब मालूम है, जितना हम पढ़े हैं उतना हमको मालूम है, मेमोराइज्ड है, पर बाकी डेटा वेटा की जानकारी नहीं है। पर अच्छा है, धीरे धीरे होता रहता है। आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, कोई क्वेरी होगी तो पूछिएगा, आप बेधड़क पूछिएगा। यही नोट्स है पूरा आपका, इसी को आप स्क्रीनशॉट लेकर ना अपना नोट्स बना सकते हैं, पॉइंट्स को घटा सकते हैं, हेडिंग्स को वही रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये अक्सर जो है जहाँ जहाँ भी इन्वायरमेंटल लॉ है वहाँ वहाँ पे ये चीज़ें हैं। लिस्ट 3, कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में सेलेक्टेड आपका यूनियन और स्टेट लिस्ट ऑथराइज टू ओवरलैप एंड शेयर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ एरिया लाइक फॉरेस्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, माइनर पोर्ट, फैक्ट्रीज, इन्वायरमेंट, इकोलॉजिकल, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपका इसमें आती हैं। जो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में टॉपिक ओवरलैप्ड होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इसको ये देखिए 52 सब्जेक्ट हैं टोटल। जो आपका यूनियन लिस्ट है और जो आपका स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऐसे आते हैं। यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं? 97। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? 66। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? 52। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स आपके बन के आते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ, संविधान का 42nd संशोधन, वो क्या कहता है? 42nd जो आपका अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 48A, 51A G एंड आर्टिकल 253 के बारे में है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बताऊं, ये आप लोग देख रहे होंगे, मेरे से मिस्टेक हो गया है, 48A है ये जो आप देख रहे हो। लेट मी एडिट हियर, आई एम ट्राइंग, वेट।
ये 48A है, हियर 48A। ये 48A है, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी, इसको आप अपने कॉपी में लिख लेना। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको एडिट लिख दूंगा। तो 48A कहता है, 51AG क्या कह रहा है और 253 क्या कह रहा है। गौर से इसको सुनिएगा और समझिएगा। ये सब कुछ पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम हैं, टोटल 100%। आर्टिकल 48A कहता है कि 42वां संविधान संशोधन में एक अमेंडमेंट हुआ, वो अमेंडमेंट था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके तहत कहा गया कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि फॉरेस्ट एरिया, वाइल्ड लाइफ एरिया को कंजर्व करना, प्रिजर्वेशन करना, उनका संरक्षण करना, ये स्टेट की जिम्मेदारियों में दिया गया कि स्टेट इसकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करे और इसकी सूचना केंद्र सरकार को दे, पार्लियामेंट को दे, लेजिस्लेटिव असेंबली को दे। आर्टिकल बस इतना ही है और कुछ नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने का नहीं है। मैं बहुत सरल भाषा में इसको ले चल रहा हूँ, आप अभी तक लॉ इतनी सरल भाषा में नहीं सुने होंगे। आर्टिकल 51AG क्या कह रहा है अब देखिए, पहला तो है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और स्टेट पॉलिसी में क्या दे दिया गया अधिकार कि भाई जंगल, अगर आपके इलाके में जंगल है, आपके इलाके में अगर वाइल्ड लाइफ है तो उसको आप कंजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है, स्टेट की जिम्मेदारी है। और फिर उसकी रिपोर्टिंग क्या करेंगे, सभी एक्टों में हम लोगों ने पढ़ा है, एक कॉपी स्टेट गवर्नमेंट, एक कॉपी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक कॉपी पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कॉपी बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट को प्रस्तुत करनी होती है। तो ये चीज़ें आर्टिकल 48A से मिलती हैं। आर्टिकल 51AG क्या कहता है? आर्टिकल 51AG कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट। सीधे सीधे देखिए, आपके संविधान में पर्यावरण बहुत बढ़िया से दिया गया है। लिखता है कि आर्टिकल का जो ड्यूटी है वो ड्यूटी डिसाइड करती है कि आपको फ्री रहने की तो परमिशन है, परंतु आप इसलिए नहीं फ्री हैं कि आप नदी, तालाबों, झरनों, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और जैव विविधता को नुकसान पहुंचाएं। इसकी परमिशन सरकार ने आपको नहीं दे रखी है। इसकी परमिशन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं दे रखी है अपने संविधान में आपके यहाँ। अब सोचिए, ये सब चीज़ें अगर उस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनकी टीम न सोचती, जो पार्लियामेंट की टीम थी संविधान बनाने वाली, वो न सोचती, आज हो पाता? क्यों इंडिया को लोग इम्फेसाइज कर रहे हैं कि वाई शुड इंडियन शुड हैव टू प्रोटेक्ट योर इन्वायरमेंट? एक आपको बहुत कॉन्क्रीट रीजन बताता हूं। अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री जो है, अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में 20% डेवलप्ड कंट्री हैं, 80% नेचुरल रिसोर्स का वो दोहन कर रही हैं, और 80% डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्री 20% नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंडेंट है। अमेरिका जब डेवलप किया तो उसने तेजी से ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाया और फॉरेस्ट की कटिंग की, तो उनके नेचुरल रिसोर्स में गिरावट आई। डेवलप तो हो गए पर वो इन्वायरमेंटली साउंड नहीं हो पाए, वो इन्वायरमेंटली साउंड नहीं हो पाए। इसीलिए कहते हैं ना कि दूध का छला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो वो अनुभव ज्ञान दिया दुनिया को। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में ये सारा जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ना, ये सब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ। वाटर एक्ट का वीडियो देखिएगा, उसमें पहले ही बताया है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी जी ने तिवारी कमेटी भेजा। तिवारी कमेटी ने 1972 में हुए स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में गए, पार्टिसिपेट किए, वहाँ से आए, सीखे और हमारे देश में इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ लॉ का। वहीं की कहानी ये चल रही है। तो अब आप डेवलप्ड कंट्री हो गए, आपके पास, आप ये सोचो, सिंपली आप सोचो, छोड़ो ये सब डेवलप्ड कंट्री का एग्जांपल तो मैंने दे दिया 20% और 80%। आप ये मानो कि आपके पास अचानक से पैसा आया, ठीक है, आप आपका एक घर था,
घर के पास आगे लॉन था, उसमें 2 आम के पेड़ थे, एक अमरूद का पेड़ था, ठीक है, एक तुलसी का पौधा था। अचानक से पैसा आया, आपने बिल्डर को फ़ोन घुमाया कि भाई साहब मेरे पास एक कंस्ट्रक्शन साइट है, उसको आपको डेवलप करना है। बिल्डर गया और खड़ाक से जो है आपका घर महल बना दिया, वो डिजाइनर एकदम करोड़ों का डिजाइनर महल, और उसने काट दिया आपके वो आम के पेड़ दोनों, वो अमरूद का पेड़, वो तुलसी का पौधा। आपके घर में कहीं भी जमीन में मट्टी वाली जमीन नहीं बची, सब पे टाइल्स आपने कवर कर दी। बारिश का पानी छत पे गिरेगा, छत से गिरकर नाली में जाएगा, नाली से वो बेकार हो गया। उस पानी को थोड़ा सा आप कहीं आपका सीमेंट न बनाए होते, उसी में रख देते, वो नीचे परकोलेट कर जाता है। वाटर हार्वेस्टिंग यही तो है। तो अब क्या हुआ कि आप तो विकसित हो गए, 10 लोग, अरे भाई साहब क्या मकान बनाए प्रधान जी ने, क्या मकान बनाए फलाने ने, है, परंतु आप खो दिए अपना वो पर्यावरण जो आपके घर में पहले था। अब यदि आप उस पेड़ को बिना काटे वो महल बनाते, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कहते हैं। और यही चीज़ दुनिया चाह रही है इंडिया से कि भाई इंडिया डेवलपिंग कंट्री तो है, हो रहा है डेवलपिंग कंट्री, तेज़ी से आगे डेवलप्ड बढ़ रहा है, परंतु वो ऐसा ना हो कि इस रेस में वो अपने पर्यावरण को भूल जाए। क्योंकि भारत 10 दुनिया की ऐसी कंट्रियों में है जो पूरे धरती का 67% फॉरेस्ट को कवर करती है। पूरे धरती पे मौजूद 67% फॉरेस्ट जितनी भी कंट्रियां कवर करती हैं, उसमें वो 10 कंट्रियों में भारत का जगह है। हमारे पास रिच घनत्व है। और अगर हम लोग ऐसे ही डिटोरिएट करेंगे ना, तो अभी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा है कि हमको 50% अर्थ को ग्रीन कर देना है, हम पर्यावरण से निपट लेंगे। तो ये मुद्दा उठने लगेगा, ये मुद्दा उठने लगेगा, और ये उठ रहा है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को बनाए रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होता है। उस पर भी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत बढ़िया, उसमें आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं बारीकी से। वो वीडियो क्लास में बनेगा, वो डायरेक्ट स्मार्ट उस बोर्ड पे मैं पढ़ाऊंगा, वाइट बोर्ड पे, सॉरी स्मार्ट बोर्ड पे वो प्रेजेंटेशन हो जाता है, जैसे ये है। तो आर्टिकल 51 AG अब क्या कह रहा है कि आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ठीक है, फंडामेंटली आप फ्री हो, जो करना चाहो करो, परंतु देश के पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाइए। ये चीज संविधान कमेटी जानती थी बहुत सालों पहले। आज हम लोग 2020 में हैं, 1950 की बात मैं कर रहा हूं, 50 से 20, कितनी दूरदर्शिता से भारत का जो है संविधान बना है। वाकई में इससे ज्यादा पवित्र कोई धर्म का ग्रंथ हो ही नहीं सकता है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, चाहे वो प्रधान हो चाहे गांव का किसान हो, दोनों के लिए फंडामेंटल राइट सेम है, क्योंकि दोनों की फंडामेंटल ड्यूटीज सेम है। ऐसा नहीं है कि किसान ड्यूटी से फ्री है, आपकी ड्यूटी है, यू शुड हैव टू डू, और वो अपनी ड्यूटी 100% देता है, 100% देता है। इसीलिए आपको मैं बताऊं एक एग्जांपल, इंडियन एक लिटरेचर है हिंदू का, मनुस्मृति, उसमें लिखा है कि बाढ़, सूखा या किसी प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत देश के आने पे भी राजा को किसानों से कर्ज, वो कहते हैं इसको टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं कि भारत का जो आपका पुराण है और इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है संविधान में। अरे सब ये क्या है, ये सब जितना मैं बताया हूँ, जितना मैं बता रहा हूँ, ये सब वहीं से है। मैं पढ़ा हूँ, देखा हूँ, तब बता रहा हूँ ना। आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, आप उसका निर्वाह कीजिए, फंडामेंटल राइट आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। हेलमेट लगा के चलिए, कोई चालान नहीं कटेगा। हेलमेट लगाना आपका फंडामेंटल, आपको मालूम है हेलमेट लगाना आपका फंडामेंटल जो है राइट है, ड्यूटी में आता है, सॉरी ड्यूटी में आता है, और आपका चालान नहीं कटेगा, ये आपका फंडामेंटल राइट हो गया। और अगर आप हेलमेट नहीं लगाए हैं तो आपकी सुरक्षा आड़े में आ गई। और अभी मैंने दिखाया है कि भारत सरकार के पास ये फुल पावर है कि वो आपकी सुरक्षा के तहत आपको समझाए या तो आपके ऊपर पेनल्टी काट दे। ये देखिए,
अभी मैंने बताया आर्टिकल 47 यही कह रहा है, आपके पब्लिक हेल्थ के लिए कह रहा है। तो आपका हेल्थ आ गया हेलमेट में, आपका हेल्थ आ गया मास्क में। कोरोना काल में आप मास्क नहीं पहनेंगे, सरकार के ऊपर, सरकार स्वतंत्र है 1000 रुपये पेनल्टी काटने के लिए। हाँ, पेनल्टी अकॉर्डिंग टू द वेल्थ ऑफ द जो पर्सन कंट्रावेन करता है उसकी होती है। फिर आगे चलते हैं, आर्टिकल 48A और 51AG इम्पोज होता है सिमिलर ऑन स्टेट्स एंड सिटीजन रिस्पेक्टिवली। आर्टिकल 253 क्या कहता है? आर्टिकल 253 ही एक सबसे मज़ेदार आर्टिकल के बारे में पढ़ रहा हूं मैं, गौर करिएगा आप लोग, ठीक है। आर्टिकल 253 कह रहा है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रदूषण की रोकथाम के लिए एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस और एसोसिएशन ऑफ बॉडीज से इंटरेक्ट करे। एयर पोल्यूशन और यूनियन लिस्ट को इंटरेक्ट किया गया इसमें। एंड EPA 1986 की शुरुआत अब यहीं से होती है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 250 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की शुरुआत कहाँ से हो रही है, तो आर्टिकल 253 इसकी देन है। एयर एक्ट 253 की इसकी देन है, ठीक है। उसके बाद से उसमें अलग अलग चीज़ें इनपुट होती चली गई, GSR नंबर्स अलग हो गए, सबसेक्शंस अलग हो गए, वो सब चीज़ें अलग हैं, पर शुरुआत यहीं से होती है। फिर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज ऑफ इंडिया, 2 पॉलिसी है MOEFCC ने दी, याद रखिएगा। ये दोनों पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने दी थी। ऐसा ना हो कि आपसे पूछ दे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, आप टिक मार दें, नहीं, गलत हो जाएगा आंसर। पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, PSAP, इसको याद रखिएगा। ये फरवरी 1992 को लागू हुई। और दूसरा पॉलिसी आया नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, NCSPSED, ये जून 1992 को आया। दोनों ही MOEF के द्वारा दिया गया है और दोनों ही पॉलिसी स्टेटमेंट है। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है PSAP का, इसको समझना जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एट द सोर्स, मैंने पहले ही बताया था आपको कि अगर हम प्रदूषण को सोर्स पे नहीं रोक लेते, इट बिकम हजार्ड, इट बिकम प्रॉब्लमैटिक। गाड़ी से निकलने वाले धुएं को अगर हम उस साइलेंसर पे नहीं रोका, मशीन कैथलेटिक कन्वर्टर लगा के, तो देन व्हेन इट स्प्रेड इन द एटमॉस्फेयर इट बिकम हजार्ड एंड इट क्रिएट कोलेटरल डैमेजेस। तो अब इस प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन एट द सोर्स के रोकथाम के लिए हमको एडाप्टेशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी दिया गया, इन्वॉल्विंग ऑफ पब्लिक इन डिसीजन मेकिंग। थर्ड पॉइंट, लेबलिंग ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। फोर्थ पॉइंट, सेटिंग अप ऑफ स्पेशल लीगल इंस्टीट्यूशंस। लीगल इंस्टीट्यूशन मतलब समझ रहे हैं, डिपार्टमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस इंक्लूडिंग CPCB, SPCB, DST, DBT, MOEF, CSIR, IITR, ISSR. These all things are come under legal institutions. Next point is industrial concern are required to submit environmental audit. अब auditing की बात आती है, environmental audit, environmental impact statement, यहीं से सब मांगा जा रहा है, यहीं से सब मांगा जा रहा है। EP की शुरुआत 1969 में हुई थी इंडिया में। 1992 से इसने फुल फ्लेज अपना रन पकड़ना शुरू किया। फिर पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर इन्वायरमेंटल स्टैटिक्स, स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिकल डेटा, जो आपका पोल्यूशन का पैरामीटर है और पैरामीटर से रिलेटेड जो भी आपके गाइडलाइंस हैं, एडवाइजरीज हैं, उनसे रिलेटेड जो स्टैटिकल आपके आउटपुट आ रहे हैं उनकी जानकारी। एंड टू अचीव द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव वाया लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, संविधान के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत, नियमावली के अंतर्गत। हमको ये आप जान लीजिए कि संविधान ने किसी भी, आपका संविधान 1950, अब उससे पहले तो कोई पर्यावरण का कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं। कहां से इतना दूरगामी विचार आ रहा है? आपके संविधान में ऑलरेडी मेंशन था, इसको कुरेदा गया और उखड़ा और सामने आया। इसको आप ट्रेजर कह सकते हैं, धरोहर। अब इसको हम आगे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे।
एडाप्टेशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी क्या है? एडाप्टेशन ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब कि 6R 7R, जो रिसाइकिल, रीयूज, रिड्यूस, रेगुलेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें आएंगी। मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट आएगा, बायोमेडिकल वेस्ट आएगा, हजार्डस वेस्ट आएगा, सारा कुछ आ रहा है इसमें, सारा कुछ जितना भी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट है सब इस क्लीन टेक्नोलॉजी में आएगा, चाहे वो लेड हो, चाहे वो आपका कोई पोल्यूटेंट हो, बेंजीन हो, ऑटोमोबाइल से बेंजीन होता है जो। फंड इन्वायरमेंटल का जो पॉलिसीज था उसमें जो PSAP है, इसी के अंतर्गत आता है पोल्यूटर पे फॉर द पोल्यूशन एंड कंट्रोल एग्रीमेंट। अक्सर पूछा जाता है कि पोल्यूटर पे फॉर पोल्यूशन ये किसके अंतर्गत आ रहा है, तो PSAP के आ रहा है अंतर्गत। और PSAP क्या बना फरवरी 1992, किसके अंतर्गत? इन्वायरमेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यही सब क्वेश्चंस उठते हैं, यही सब क्वेश्चंस इसी में से उठाए जाते हैं। फोकस ऑन हैविली पोल्यूटेड एरिया एंड रिवर स्ट्रेचेस। हैविली पोल्यूटेड एरिया को ध्यान में रखना सबसे पहली प्रायोरिटी। रिवर्स के बारे में, उसके देख रखाव के बारे में पहली प्रायोरिटी पे आता है। और ये सब संविधान की बात कर रहा हूँ मैं, अभी किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। संविधान जो कि आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक इन डिसीजन मेकिंग, किसी भी निर्णय के लिए पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि भारत का संविधान बना ही है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। दुनिया में दूसरी कंट्री है, पहली कंट्री अमेरिका है जिसका संविधान फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल में बना। दो ही कंट्री ये है। इसके बाद से पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होगा तो हमें ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी, ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी। अब देखिए कैसे कार्य होता है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से पूछता है, मुख्यमंत्री नगर महापालिका से पूछता है, नगर महापालिका पंचायत से पूछता है, पंचायत बताता है क्या कि गांव की स्थिति क्या है, वो पालिका को बताया, पालिका से वो मुख्यमंत्री को बताया, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया, ये प्रधानमंत्री ने उसको पार्लियामेंट में बताया, ठीक है। ये ट्रैक है, यही ट्रैक चलता है हर जगह, मतलब लोकल अथॉरिटी। अब चाहे आप डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लें, हाँ डिजास्टर मैनेजमेंट से याद आया, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि हो सकता है इस बार UGC नेट में उस पर दगे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। तो अब जैसे ये चेन है, लोकल अथॉरिटी से डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल से आपका नेशनल लेवल, ये चेन है। इसी तरह से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है। डिजास्टर मैनेजमेंट का मुख्य जो होता है, मुखिया होता है, वो प्रधानमंत्री होता है। फिर आइए लेबलिंग ऑफ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को लेबल करना। अगर कोई सामान बना, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा मोबाइल है, अगर इसके मोबाइल के बनने में पर्यावरण को नुकसान नहीं हुआ तो उनको एक इको मार्क मिलेगा। और वो इको मार्क जो है भारत के संदर्भ में एक मटके को दिया गया। मटका जो होता है, उस अर्दन पॉट, उसको हम इको मार्क के रूप में वो चिन्ह है। जैसे आप कहें कि भारत का जो चिन्ह है वो है एम्बलम, वो 3 शेर अशोक के लाट से लिया गया। तो उसी तरह इको मार्क का जो चिन्ह है वो अर्दन पॉट, मट्टी का घड़ा है। मट्टी का घड़ा बताता है कि ये टोटली रिसाइक्लेबल है, टोटली रिसाइक्लेबल है। तो इको मार्क को प्रमोट करना, बहुत सारे आप देखेंगे A4 साइज के पेपर आते हैं, उसका जो लिफाफा होता है उस पर एक पॉट बना होगा, इको मार्क है वो। ग्रीन डॉट कई लोग लगा देते हैं इको मार्क पे। इको मार्क ग्रीन डॉट नहीं, ग्रीन डॉट मतलब होता है वेजिटेरियन प्रोडक्ट है ये। अगर किसी स्क्वायर में पार्ले जी देखिए, आप देखिए पीछे ग्रीन स्क्वायर में एक डॉट गोल सा बिंदी लगी है, इसका मतलब वो वेजिटेरियन है। अगर वही बिंदी रेड कर दें और स्क्वायर को रेड कर दें तो वो हो गया नॉन वेज। और अगर वही स्क्वायर ग्रीन में रहे, उसके अंदर एक मटका बना दीजिए तो वो गया इको मार्क। अब इको मार्क का सिंबल जिस पे लगा है वो प्रोडक्ट इको फ्रेंडली होता है। और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को प्रोत्साहन देने के लिए ये सारी चीज़ों का जो है लॉ में इनपुट किया गया। फिर सेटिंग ऑफ स्पेशल लीगल इंस्टीट्यूशंस जो पर्यावरण की मॉनिटरिंग करें, जैसे प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, ISSR है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो उसको प्रमोट करती हैं, आइदर फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन ऑफ एनवायरनमेंट। फिर इंडस्ट्रियल कंसर्न की बात की गई, टू सबमिट इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट। अब वो इन्वायरमेंटल, हर इंडस्ट्री का ये जिम्मेदारी है कि वो अपना इन्वायरमेंटल ऑडिट कराए
और ऑडिट करा के वो स्टेटमेंट सरकार को सबमिट करे, ये उसका जिम्मेदारी है। और अगर वो नहीं करता है तो वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जा सकते हैं सलाखों के पीछे। फिर है पॉलिसी स्टेटमेंट फॉर इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक्स, यही चीज़। अब हेल्थ का स्टैटिकल डेटा, अब कोई प्रदूषण किसी इलाके में हो रहा है तो हेल्थ का स्टैटिकल डेटा, इन्वायरमेंट का स्टैटिकल डेटा, उसके ऊपर इकोनॉमिकल इम्पैक्ट जो पड़े उसका डेटा, ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है ये जाता है सरकार को, ये जाता है उन अथॉरिटीज़ को जो डिसीजन मेकिंग करती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ सड़क बन रहा है, सड़क से बनने वाले के दौरान निकली धूल पेड़ों के ऊपर गिर रही है, पेड़ों की पत्तियों पर गिर रही है, पेड़ों की पत्तियाँ कवर कर दिया उसने, धूल ने, डस्ट ने। इससे क्या हुआ कि पेड़ों की पत्तियाँ ही तो फोटोसिंथेसिस करती हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रिड्यूस होने लगा, धीरे धीरे पेड़ का जो तना है वो पतला होने लगा और पेड़ जो है वो नुकसान होने लगा। अब ठीक वही समझ लीजिए, पेड़ के पत्तियों पे पड़ा डस्ट वही काम करेगा इस समय, उस पत्ती के लिए कर रहा है जो कोरोना कर रहा है आप लोगों के लिए, जो हम लोगों सबके लिए कोरोना करता है वही कर रहा है। कोरोना का फंक्शन डस्ट का फंक्शन सही में है। अब पूछे कैसे? डस्ट वहाँ पे उसको चोक कर रहा है और कोरोना आपके अंदर फेफड़े में जाके आपके वोकल कार्ड को चोक कर रहा है, लंग को चोक कर रहा है। देख रहे हैं? तो है ना कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और रोपे पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। वी आर पोल्यूटिंग आवर इन्वायरमेंट एंड एनवायरमेंट गिव अस बैक टू यू। ऐसे होता है ना, बर्थडे हुआ तो बर्थडे में बच्चे जाते हैं तो बड़ी खुशी खुशी गिफ्ट लेके जाते हैं, क्योंकि वो इसलिए खुश रहते हैं क्योंकि उनको रिटर्न गिफ्ट मिलेगा। तो ये रिटर्न गिफ्ट तो हमारा मदर नेचर हमको देगा ही देगा, वही सब आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद से है टू अचीव द पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, अ मिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन। अब वही जो एक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, संविधान के सारे जो रूल्स हैं, इन पॉलिसीज के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सरकार ने इनपुट कर रखे हैं। इसमें एजुकेशनल प्रोग्राम चलाना, जैसे इन्वायरमेंटल साइंस के लिए सब्जेक्ट चला रहा है हर डिग्री कॉलेज में। फिर ये NCSPSED, ये जून 1992 में आया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह पॉलिसी स्टेटमेंट को रीइंफोर्स करता है, और ये बहुत छोटा सा रीइंफोर्समेंट है। अब देखिए क्या है इसका रीइंफोर्समेंट। पहला है टू इंश्योर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्स। भारत के संविधान में किसी भी व्यक्ति के लिए ये नहीं है कि वो आप ज़्यादा एक गिलास पानी पी सकते हैं, वो भी एक गिलास पानी पिए, ये भी एक गिलास पानी पिए, ये नहीं है कि किसी का अधिकार जमा रखे हैं, सबको बराबरी बांटा गया है। इसीलिए भारत का संविधान शुरू होता है हम भारत के लोग से। भारत के संविधान का शुरुआती शब्द ही है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। फिर इसके बाद से आइए, दूसरा है टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द फेल्योर ऑफ डिटोरिएशन ऑफ आवर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम। व्हाट इज आवर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम? आवर लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज आवर इन्वायरमेंट, आवर एंटायर डाइवर्सिटी, आवर इकोलॉजी, आवर इकोसिस्टम, which is functional kingdom of nature. What everywhere we are seeing that encircled or surrounded by a human being. Human being is always surrounded by its environment. और उसी को लेकर यहाँ पे लिखा गया टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द फ्यूचर डिटोरिएशन। आपका पर्यावरण नुकसान ना हो, आपका जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है ये नुकसान ना हो, इसका डिटोरिएशन ना हो, नष्ट ना हो, क्षरण ना हो, तो ये आपका इसमें आता है। फिर कहता है कि टू टेक स्टेप फॉर रीस्टोरेशन डिग्रेडेशन। अगर हो रहा है डिग्रेडेशन तो उसका रीस्टोरेशन कीजिए, एफॉरेस्टेशन, रीएफॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाइए ताकि इन्वायरमेंट आपका इक्विलिब्राइज रहे, इन्वायरमेंट आपका इक्विलिब्राइज रहे। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है, फोर्थ वन, टू इंश्योर द डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इज आर करेक्टली साइटेड एंड विथ लीस्ट एडवाइजरी इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा ऑल ओवर इंडिया, कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होगा ऑल ओवर इंडिया, उसका EIA होना मस्ट है और वो करेक्टली कन्फाइंड साइटेड होना चाहिए। यदि उसमें गलती है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है तो उसको नष्ट किया जा सकता है, सरकार के पास ये पूरा अधिकार है। कैसे? एग्जाम्पल,
गुड़गांव में एक कई मंजिला इमारत बन रही थी जो कि साइबेरियन बर्ड के, माइग्रेटरी बर्ड होती हैं, साइबेरिया से आती हैं आपका पूरा बनारस संगम पे आ रही रहती है, तो उनके रास्ते में पड़ता था, उसके 4 मंजिलों को गिरा दिया गया। ये पर्यावरण का कानून है। और हम सभी जानते हैं कि जितनी भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, इसका सबसे ऊपर वाला हाउस पेंट हाउस कहलाता है, माने सबसे कीमती घर। गिरा दिया एनजीटी ने, डिमोलिश। केवल उस बर्ड के, माइग्रेटरी बर्ड के ट्रैक रूट पर आ रहा था, रास्ते पर आ रहा था, रोड पे आ रहा था। साइबेरियन बर्ड का माइग्रेशन यहाँ जरूरी है, बर्ड के मूवमेंट जरूरी है, आप उसको नहीं रोक सकते। इसीलिए बहुत पहले एक पिक्चर आई थी अभिषेक बच्चन की, उसमें कहा भी गया, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कौन इन्हें रोके कौन टोके। ठीक है, आगे चलते हैं। टू प्रोटेक्ट द सीनिक लैंडस्केप, यूनिक बायोमास एंड इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड हेरिटेज साइट। भारत के संविधान और भारत की सरकार, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, मूलभूत जिम्मेदारी बेसिक, कि वो संरक्षण करे इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ का, ताजमहल का, अजंता एलोरा का, सारा। अभी आप देख रहे होंगे, अक्सर आ रहा है टीवी में कि जो महाकाल का ज्योतिर्लिंग है उस पर भस्म आरती के बाद से वो जो दही चढ़ा रहे हैं उसके ऊपर रोक लगा रहे हैं और दूध चढ़ाने की डिमांड की गई है शुद्ध। तो ये क्या है? ये प्रोटेक्शन के लिए उठाया गया कदम है। अब प्रोटेक्शन के लिए उठाए गए कदमों में ये सब शामिल होता है। हेरिटेज साइट होना चाहिए बस, मतलब हेरिटेज साइट मतलब कि इस भारत का होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं से ले आके आप बना के धर दिए। तो उसको प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, अब इस सब को पूरा करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा सरकार के पास? उसके पास है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का तलवार, जिसको कह लीजिए आप। इन्वायरमेंटल ऑडिट कराना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना पड़ेगा, पॉलिसी प्लानिंग साइट सिलेक्शन के लिए आपको पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड ऑप्ट करना पड़ेगा, इन्वायरमेंटल सेफ गार्ड ऑप्ट करना पड़ेगा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, इंडस्ट्री, मिनरल एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी को लेके और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। तो इनको लेके आपको सेफ गार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि आपका कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं तो इसका नुकसान कर दें आप। कोई भी आप रोड कंस्ट्रक्शन करें चाहे घर बनाएं, पर्यावरण पर नुकसान नहीं होना चाहिए, बस ये जान लीजिए आप, नहीं तो इस लॉ के अंतर्गत आप आ जाते हैं। इनकरेज करना रिसर्च को, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को ड्यूरिंग जो है कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन को जो है ब्रिज गैप को पूरा करने के लिए भी इन्वायरमेंट के चीज़ों को ध्यान रखा जाता है ताकि डिमांड और सप्लाई की जो है वो चेन बनी रहे। फिर है इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। सरकार खुद, लॉज में भी मैंने बताया है, सरकार खुद पब्लिक को इन्वॉल्व करती है कि आप आइए हमारे से पार्टिसिपेट कीजिए पर्यावरण संरक्षण में, ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, तो उस इलाके के पर्यावरणविदों को बुलाया जाता है। अब आजकल तो कोई भी जाके लेक्चर मार रहा है, पर पर्यावरणविदों को बुलाया जाता है, पर्यावरणविद आते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोफेशनल्स। ये नहीं कि आप इन्वायरमेंटल की 4 लाइन जान गए आप पर्यावरणविद हो गए, नहीं। इन्वायरमेंटल प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जाते हैं, वो वहाँ पे लेक्चर्स देते हैं, वो अपने व्यूज़ और थाट्स को रखते हैं। फिर इसके बाद से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस इन्वायरमेंटल लॉ एंड रेगुलेशन। सरकार का ये और हर राज्य सरकार का ये दायित्व है कि वो ध्यान रखे कि सभी लॉ और रेगुलेशन का इफेक्टिवली पालन हो रहा है कि नहीं इन्वायरमेंट के कंसर्न में। थैंक यू वेरी मच। आपको जो भी क्यूरी हो उसको आप हमसे पूछ सकते हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, और हैव अ नाइस डे।